और स्प्रिंग फोर्स के बाद हमने क्या देखा था, ये 4 फोर्स की तो हमने बात की ही थी, है ना। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन हम लोग देख चुके हैं। फ्रिक्शन और थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर हम पढ़ेंगे एनएलएम में, इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली मोशन में हो, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, तब फ्रिक्शन लगता है आपका। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, याद भी होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, जैसे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ये है, ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर हम फ्रिक्शन देखें तो कहाँ लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। और नीचे वाली सरफेस पे अगर हम देखें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जो कांटेक्ट सरफेस होती है वहीं लगता है और सरफेस के अलोंग लगता है, और मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं सरफेस पीछे जा रही है। होता है कि नहीं होता है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और कोई बिल्डिंग निकल गई है, तो आप अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो बिल्डिंग आपसे पीछे की तरफ जा रही है, सीधा रिलेटिव मोशन, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो हम क्या, फ्रिक्शन फोर्स यूज करते हैं। पढ़ेंगे, बेहतरीन चैप्टर है, मजा आ जाएगा। और एनएलएम के साथ मिलकर तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाता है ये टॉपिक। ठीक है, चौथा आपका क्या है, ये आपका फ्रिक्शन था, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बस बता दिया है मैंने, बाकी डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा सा इसकी डिटेल में दे देता हूँ, मे भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाया जाता है, या स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, वॉट एवर यू वॉन्ट, या फिर हमारी यूटिलिटी उस टाइम पे क्या, हमें किस चीज़ का यूज़ है, कंप्रेशन का यूज़ करना है या स्ट्रेच का, दोनों ही कंडीशन में। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो स्प्रिंग है, ये आपकी एक स्प्रिंग हो गई। ठीक है, अब स्प्रिंग को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप कंप्रेस कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। मान लिया इस स्प्रिंग को मैंने इधर लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगी, भाई स्प्रिंग में फोर्स लगाएगी ना, और इस डायरेक्शन में धक्का देगी। अगर हमने यहाँ कंप्रेस किया, एम मास लटका हुआ है, इधर कंप्रेस किया, तो ये स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन, या फिर कंप्रेशन लिख लो, कंप्रेशन वाली सिचुएशन में। तो कंप्रेशन वाली सिचुएशन में जब आपका फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एफ एस फोर्स लगाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्ट्रेच। अगर हम इसे क्या कर दें, ये हमारी स्प्रिंग है जी, और स्प्रिंग से मैंने एक फोर्स लटका दिया, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो जो फोर्स लगेगा एम जी, एम जी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ एस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स। बाकी स्प्रिंग को अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे, थोड़ा सा चाहो तो देख लेते हैं। वैसे ये सब उसका खेल है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, है ना, अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डीपीपी बन नहीं पाई थी इसलिए मैं सेंड नहीं की आज, लेकिन बन जाएगी, आई होप आपकी डीपीपी। तो देखिए, नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्प्रिंग को डिटेल में देख लेते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे या स्प्रिंग पे, ध्यान देना थोड़ा सा, जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए या कंप्रेस किया जाए तो स्प्रिंग में क्या, स्प्रिंग एक फोर्स जनरेट करती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जैसे अगर हम स्प्रिंग को देखें, एक नॉर्मल स्प्रिंग मैंने ले ली, ये है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग में अगर मैंने वेट लटका दिया जी, इस स्प्रिंग में अगर मैंने
वेट लटका दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच होगी कि नहीं, ठीक है। पहले ये देखो ये इधर था, अब ये इधर पहुंच गया, तो ये डेल एक्स का डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं। स्प्रिंग लेंथ मान लिया एल थी हमारी, ये एल थी यहाँ तक, तो ये एल ही है, एल से बढ़ के क्या हो गई, एल प्लस एक्स हो गई है। तो ये एक्स क्यों बढ़ी, क्योंकि भाई नीचे की डायरेक्शन में एम की वजह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एफ एस फोर्स जनरेट करेगी, क्योंकि एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और जहाँ बैलेंस हो जाएगा वहाँ रुक जाएगा। अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, टूट जाएगी स्प्रिंग, भाई नीचे का फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी तो ये टूट जाएगी, ठीक है। बैलेंस कर लेगी तो ये स्ट्रेच होकर थोड़ा सा बैलेंस कर लेगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी स्प्रिंग फोर्स उतना बढ़ेगा। स्प्रिंग फोर्स के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एफ एच इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, ठीक है। एफ एस जो स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स होता है, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग जनरेट करती है, ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू, आप कहोगे के यहाँ पे क्या है, तो के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जैसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट और एससीबी के अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फोर्स कांस्टेंट यूज किया है, इसे हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कई बुक में इस फोर्स कांस्टेंट है, कई बुक में स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो दोनों तरह से यूज होता है, ठीक। स्प्रिंग को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 बच्चे अगर तुम में से कोई एससीबी का कुछ क्वेश्चन करता है तो वो बन जाए, क्योंकि उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा याद होगा स्प्रिंग का, थोड़ा सा मैं टाइम लेके बता ही देता हूँ आपको। देखो स्प्रिंग को हम क्या कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी होता है आपका, ठीक है। तो दो तरह से, एक सीरीज और एक पैरेलल, स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक हमारा पैरेलल होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो स्प्रिंग है हमारे पास, ये मैंने मान लिया, ठीक है। हर स्प्रिंग का अपना स्पेसिफिक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सारी स्प्रिंग का सेम नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग आपकी ये रही जी, ठीक है, और इससे मैंने एक स्प्रिंग और अटैच कर दी, लो जी, ठीक है। तो ये दोनों स्प्रिंग क्या हो गई, सीरीज में हो गई। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है। यहाँ देखो पैरेलल में, पैरेलल में क्या होने वाला है, दो स्प्रिंग है आपकी, ठीक है। एक स्प्रिंग आपकी ये रही और एक स्प्रिंग आपकी ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये मास m है, इस पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। कभी कभी हमसे कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट भी पूछ लेता है कि भैया कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है, कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लेता है। हाँ जी, ठीक, बनाओ ये जल्दी से, लिखो कॉपी में सब लोग। दिख रहा है सबको एकदम साफ साफ, दिख रहा होगा बढ़िया से। रुको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जल्दी से बनाओ, फिर चीज़ें और थोड़ी सी बढ़ाऊँ मैं इसमें, पढ़ाऊँ आपको। लो जी। पीछे का लिख लिया था ना सभी, बाकी नोट्स में मैं भेज दूंगा, एक बार देख लो सारी चीज़ें।
चलो बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है, कभी कभी हमसे हमसे ये पूछ लिया जाता है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। खैर इसकी बातें हम आगे भी करेंगे, अभी मैं कॉम्बिनेशन ही देख लो। ठीक है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे आपको पढ़ा दूंगा। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे स्प्रिंग को। अभी थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एनएलएम में, इसलिए मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। मेन चीज़ है हमारा ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स लगता है। ठीक है, बाकी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी आपको पढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए जी, देखो अब थोड़ा सा हम, ये तो स्प्रिंग की बात हो गई भैया, स्प्रिंग फोर्स भी हमें पता चल गया कि क्या होता है ना। स्प्रिंग फोर्स की भी हमने बात कर ली। अब देखो ये सारे थे कांटेक्ट फोर्स, एक एक कांटेक्ट फोर्स और होता है, एक कांटेक्ट फोर्स और होता है। वो कौन सा होता है, वो देखो। एक कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक अभी का नहीं है, लेकिन नाइन्थ में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा थोड़ा सा। जब एक ऑब्जेक्ट, ये आपका हरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हरि प्रसाद है, और ये आपका लाल सिंह है। ठीक है, हरि प्रसाद और लाल सिंह एक तरफ एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं v1 और v2 वेलोसिटी से। ठीक है, v1 और v2 वेलोसिटी से। अब दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों की हो जाती है टक्कर, दोनों टकरा जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। तो दोनों जब टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे कि ओहो ये दूर है, दोनों जब टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये गलती से हो गया, दोनों जब टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये जो है, ये ये ग्रीन जी मान लो और ये आर मान लो, हरी सिंह और लाल सिंह। तो ये जो है फोर्स ऑन जी, ये क्या है, फोर्स ऑन जी बाई आर। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ग्रीन वाला क्या इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन रेड बाई जी। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो इस टाइम पे, कॉलिजन के टाइम पे जो ये फोर्स लग रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन। बस ये आपके कॉन्टेक्ट फोर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। थोड़ा फील्ड फोर्स पे आ जाते हैं। फील्ड फोर्स खैर मैंने आपको बता दिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की थी हमने, थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कशन। नॉन कॉन्टैक्ट जो हमने फोर्स की बात की थी, नॉन कॉन्टैक्ट, पहला कौन सा था उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट के बीच उनके मास की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सबको याद होगा ये। ठीक है, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का टॉपिक है ना, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हो आप। तो ये कितना होता है, ये होता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर चार्जेस, उनके चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है। ठीक है ना, उनके चार्ज की वजह से। तीसरा क्या है,
तीसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पर इसका फॉर्मूला हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। चाहो तो बता देता हूँ यार। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1, ये मास नहीं है, m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ है, मास नहीं है ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। आइडियल कंडीशन में है ये सब, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन में है, आइडियल नहीं है। और आइडियल कंडीशन भी हाइपोथेटिकल ही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपके सारे फोर्सेज हैं, ये जिन्हें हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। इन सबको क्या कहते थे, फील्ड फोर्स, क्योंकि इनके लिए डायरेक्शन वो डिस्टेंस मैटर करती है। इनके लिए उन पे जो चार्ज है या पोल स्ट्रेंथ है या मास है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। टच कराने की ज़रूरत नहीं है। सन देखो अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, भले ही मिलियंस ऑफ ईयर्स वो क्या बोलते हैं, हाँ, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड फोर्स हमारे कहलाते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा और फोर्स को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, एक कैटेगरी में और बांट देता हूँ फोर्स को। देखो कैसे, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए तुम सबको। फोर्स को एक कैटेगरी में और हम बांट सकते हैं, और वो क्या है, फोर्स को हम एक कैटेगरी में, एक होते हैं हमारे बैलेंस्ड फोर्स, एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। एक क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट क्लियर। देखो अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अगर रिजल्टेंट कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना हो। फोर्स लग रहे हो उस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हो, लेकिन उसके स्टेट ऑफ जो मोशन है वो चेंज ना हो। ये कब चेंज नहीं होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि summation of all the forces summation of all the forces will be zero। जो भी उस पर फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए। अनबैलेंस्ड में क्या है, summation of all the forces नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो भैया किसके इक्वल होगा, हाँ, तो ये है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मास m इंटू ए, समेशन ऑफ मास m, या फिर m नेट इंटू ए भी लिख सकते हो, लो खत्म करो, इतना ही लिख लो, m इंटू ए। जो भी सारे फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मास पे क्या करेगा, एक्सिलरेशन जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होती है अनबैलेंस्ड की, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट जीरो होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से एक्सिलरेशन आएगा। मंत्र याद रखना, फोर्स है जहाँ, एक्सिलरेशन है वहाँ, दोनों एक दूसरे से हैं। फोर्स है तो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन है तो फोर्स है, जीना मरना साथ साथ, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशन है फोर्स और एक्सिलरेशन के बीच, और दोनों के बीच जोड़ता कौन है दोनों को, मास, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है आपका, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है आपका। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलो आगे बढ़े हम थोड़ा सा, ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन आपको पता चल गया है, आपको बैलेंस्ड फोर्स पता चल गए हैं, आपको अनबैलेंस्ड फोर्स पता चल गए हैं, सारे फोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो एफ पे दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम एफ पे जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम है उस पर दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना थोड़ा।
ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। इस ब्लॉक का एफ बनाओ, ब्लॉक का एफ बनाओ जल्दी से। चलो, बुक लेने गए थे हम एक, ताकि बढ़िया बढ़िया एफ बने अब। ठीक है, तो देखो इसका अगर आपने एफ बनाया होगा तो एक फोर्स इधर यहाँ लग रहा होगा टेंशन टी, वो बात अलग है, टेंशन एफ के बराबर होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा हो, देखो एक तो टेंशन लगेगा भैया टी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मोशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड नहीं है, जैसे अनबैलेंस्ड है ना। चलो एक और देखो, एफ ड्रॉ करने हैं आपको सबके लिए। एक और बनाता हूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा सा, ये पहला था, ये दूसरा देखो। ठीक है, ए बी और सी, सबके लिए एफ बनाने हैं। टी, T1, T2, T3, एफ ड्रॉ करो हर एक ब्लॉक के लिए, तीन ब्लॉक है, तीनों के लिए एफ ड्रॉ करो। तीनों ब्लॉकों के लिए एफ ड्रॉ करो जल्दी से। मास M1 M2 M3 मान लेना, M1 M2 M3।
ठीक, बना लिया। देखो पहले वाले के लिए क्या होगा, ऊपर टेंशन T1 आएगा, नीचे की तरफ M1G आएगा। ठीक है, अभी मास हमें गिवन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते रिजल्टेंट फोर्स किस साइड होगा, बैलेंस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो ये बैलेंस्ड होंगे। यहाँ पे देखें M2 पे, तो M2 पे क्या, ऊपर की तरफ टेंशन T2 लग रहा है, वो बात अलग है, T1 और T2 सेम होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन इस पर ऊपर की तरफ T2 लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, M2G, तो लग ही रहा होगा। साथ में ये टेंशन भी तो लग रहा होगा, T3 प्लस T3। भाई टेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, टाइड एंड से अवे, दूर की तरफ, तो इस वाले को ये टेंशन नीचे खींच रहा होगा और इस वाले को ऊपर खींच रहा होगा। ठीक है, थर्ड वाले के लिए अगर हम देखें तो नीचे की तरफ M3G लग रहा होगा और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, T3। यहाँ से T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M3G आ जाएगा। ये चाहो तो वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो M2 प्लस M, M2 प्लस M3 इंटू जी आपका आ जाएगा। लो जी, समझ में आ गया सभी को। दो तीन और बेहतरीन एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, आप सबके लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे, सभी के लिए एफबीडी ड्रॉ करने हैं आपको। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखें, मैं दो तीन एफबीडी बना देता हूँ बढ़िया बढ़िया, सबका मतलब स्ट्रक्चर आप एफबीडी बनाएंगे सभी के लिए। तो पहला तो आपका ये हो गया, M1 M2, एफबीडी बनाओ, एफबीडी ड्रॉ करनी है। ठीक है, सभी के लिए। ये M1 है, ये M2 है, एफबीडी बनाए सभी के लिए। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 दे रखा है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बनाओ एफबीडी। ठीक, ये M1 है, ये M2 है, ड्रॉ करो एफबीडी, तीनों के लिए एफबीडी ड्रॉ करो। जमीन में रख दो, दौड़ लगा दो, आप खत्म हो जाओगे मान लो। चलिए जल्दी से ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ और चेक करो अपना, ड्रॉ करो जल्दी से।
ढेरों क्वेश्चन करने वाले हैं हम इन पे, पता। जल्दी से ये खत्म करो, लेकिन आप सब पहले सीख लो। चलिए जी, देखो मैं इनके ऊपर ही बना देता हूँ एफवीडी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तीन फोर्स लगेंगे इस पर क्या होगा, इस पर भी नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, हाँ इसका कंपोनेंट आएगा वो बात अलग है। नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और टेंशन इधर एन डैश, ये एन टी एम जी, यहाँ पे भी क्या आएगा एन डैश टी और एम जी। ठीक है, सबके सही होंगे। हाँ, इसके इसे रिजॉल्व कर सकते हो आप एम जी को, यहाँ पे लिख सकते हो एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा, लेकिन वो नहीं बोला है मैंने, कहा जितने फोर्स लग रहे हैं वो बस लिखना है। तो इस तरह से तीन फोर्स यहाँ, तीन फोर्स यहाँ। यहाँ देखें सेम सिचुएशन, टेंशन इधर आएगा, एम जी इधर आएगा, हाँ इसमें एंगल दे रखा है तो आप रिजॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया। इसमें क्या होगा, इसका टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ क्या होगा, m1g होगा। इस वाले ब्लॉक में क्या होगा, इस वाले ब्लॉक में इधर को टेंशन रहने वाला है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन रहने वाला है, और नीचे की तरफ m1g रहने वाला है। इस वाले ब्लॉक में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ एक ये टेंशन और एक ये टेंशन, तो T प्लस टी, तो क्या हो जाएगा 2T। ऊपर की तरफ क्या रहेगा इसमें 2T, और नीचे की तरफ क्या रहेगा m2g। इसमें ऊपर की तरफ टेंशन 2T रहेगा बेटा, ठीक है। देखो एक ये T और एक ये T, दोनों T ने इसे संभाल रखा है। चाहो तो अगर यहाँ T3 लिख दो तो T3 इज इक्वल टू वो T डैश, तो T डैश इज इक्वल टू 2T आ जाएगा, बात वही है ना। तो 2T अपॉन m2g आ जाएगा आपका ये। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपको काफ़ी सारे फ्री बॉडी डायग्राम मिलते रहेंगे देखने को, ठीक है। चलो एक और बना लो चाहो तो, एक फ्री बॉडी डायग्राम और बना लो। ठीक है, ये दोनों स्फेरिकल बॉल हैं और इस जार में रखी हुई हैं, ठीक है। आपको इन दोनों के ही एफवीडी बनाने हैं, इन दोनों के ही एफवीडी बनाने हैं। ये इस ब्लॉक में इस तरह से रखी हुई हैं। बताओ, ये इसका मास कैपिटल एम मान लो, इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम, दोनों के लिए एफवीडी बनाने हैं। ड्रॉ करो अपने आप से, नहीं आता तो फिर पूछो, फिर बताएंगे हम। पहले ड्रॉ करो, कोशिश कर लो, दोनों के लिए एफवीडी बनाओ जल्दी से सब लोग। देखो जी, अगर ये केबल रखा होता तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आता और नीचे की तरफ mg आता, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लिया मैंने, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा,
एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे ना। ये मैंने मान लिया N2 N2। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पुश करेगा ना। ये देखो इसकी डायरेक्शन ये है, ये फोर्स इस वाले के लिए बना है M1 के लिए, ये फोर्स N1 ऊपर की तरफ है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है यहाँ कहीं। तो इसके दो कंपोनेंट नहीं होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये तो रेस्ट में है ना पूरा। तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा तो ये तो ऊपर वाला बैलेंस कर देगा, लेकिन ये कंपोनेंट जो है इसका, इस वाले का ये कंपोनेंट जो N2 है, ये इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी बैलेंस्ड बाय द N1, बट व्हाट अबाउट द, वो सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट कैन बी बैलेंस्ड बाय द N1, बट व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2 का। तो इसे कौन बैलेंस करेगा? एक यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जैसे हम N3 कह देते हैं, ये आपका N3 इधर आ जाएगा, ठीक है, N3। अब कौन सा फोर्स बचा? अरे अभी एक और फोर्स बचा जी। कौन सा बचा? वो फोर्स बचा mg। तो कैपिटल M और G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा इसका FVD। समझ में आया कुछ? ऐसा ही इसका बनाओ। आई होप इसमें थोड़ी सी गलती की होगी तुम लोगों ने। हाँ, किसी का सही भी होगा, ऐसी बात नहीं है, सही भी किया होगा, ठीक है। तो चार फोर्स लग रहे हैं इधर। ऐसे ही इस स्मॉल एम के लिए बताओ, ये तो कैपिटल एम के लिए था, स्मॉल एम के लिए FVD क्या हो जाएगा? देखो इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, एक ये लगेगा, ठीक है। ये N4 मान लेते हैं हम, N4। mg नीचे लग रहा होगा, नीचे तो ये टच है ही नहीं, तो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कौन सा? N2। ये N2 ही तो था, N2 इस पर, N2 इस पर, तो ये N2 से पुश करेगा, ये N2। 4 N4, N4 इस डायरेक्शन में है, ये N4 हो गया जी। mg कहाँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल mg। इसमें तीन ही फोर्स लग रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इसे बैलेंस कर देगा और इसका एक कंपोनेंट इसे बैलेंस कर देगा। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में बने रहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया है ना? चलो अब आते हैं थोड़ी सी काम की बात पे। ये तो फोर्स की बात हो गई, ये सब बैलेंस के लिए। अनबैलेंस्ड होगा तो नेट फोर्स क्या, mg के इक्वल रख देंगे हम, ठीक है। वो देखेंगे अभी न्यूटन सेकंड लॉ में, वो चीज़ भी हम देखेंगे फिर से। पर बेसिक चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारी के सारे FVD बढ़िया से, ठीक है। तो FVD बनने से कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी से कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे थोड़ा क्लस्टी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। FVD बना लोगे जल्दी सॉल्व कर जाओगे, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ और सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? अभी हम लोग बात करेंगे इनर्शिया की, ठीक। किसकी बात कर लेते हैं? इनर्शिया की। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टार्टिंग ही कह सकते हैं। चाहो तो एक नोट लिख लो पहले, एक नोट लिखो, एक नोट लिख लेना, काम आएगा तुम्हारे, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है नोट? नोट ये है कि इफ द रिजल्टेंट of all the forces
ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसका मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, देखो जी, इस नोट का मतलब ये है कि अगर आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी आपकी, इस गाड़ी से आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी और आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है। मान लिया आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अब अगर मैंने यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा दिया, तो गाड़ी की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एफ नेट क्या है इधर, एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स है जीरो, तो इसकी जो वेलोसिटी है चेंज ही नहीं होगी, ये वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये रामू काका हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो अगर इन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कोई फ्रेंड 100 न्यूटन का, और 100 न्यूटन का इधर लग रहा है, ये पहले भी रेस्ट में थे, ये अब भी रेस्ट में रहेंगे। एफ नेट क्या है, जीरो है, तो रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। ये था आपका नोट थोड़ा सा, आई होप समझ में आ गया होगा तुम सबको बढ़िया से ये नोट। एक नोट और लिख लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई थी हमारी, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाते टाइम हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, और शायद मैंने आपको ये सेंटेंस बोला होगा, आई एम 90% श्योर कि मैंने बोला होगा ये सेंटेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट में चाहो तो सेकंड पॉइंट लिख लो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पॉइंट करके लिख लेना। बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, में दोनों का थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर पूरा एक में ही कवर कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर किसी को ये भी नहीं पता, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है या वो सेट होता है जहां से ऑब्जर्वर खड़ा होके रीडिंग लेता है या चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which न्यूटन्स, यही ये है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, मतलब थोड़ा सा अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी हम लोग पढ़ लेंगे। आप ये मान लो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड is called inertial frame of reference, ठीक है। दूसरा क्या है,
जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ, स्पेसिफिक जो इसमें न्यूटन्स लॉ यूज होता है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज होता है। कौन सा यूज होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो उसकी ही बात करते हैं, बाकी दो की नहीं करते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है कि न्यूटन्स लॉ, आर आर मतलब सारे लॉ के लिए। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केस में मतलब यहाँ पे कौन सा ही लॉ यूज होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही यूज होता है। ठीक है, अ फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, अ फ्रेम in which Newton's law are not valid is called non-inertial frame of reference। FOR लिख दिया मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पढ़ लो इस पॉइंट को अच्छे से, समझ लो, और मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा अच्छे से देखें इसे। चलिए जी, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं, और इसे मैं उसके बाद फिर से समझाऊंगा आपको इस लॉ को। दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो उसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इनर्शिया का पता हो जाए तो बेहतर होगा। क्या होता है इनर्शिया, कोई बताएगा मुझे। और टेंडेंसी लिख देता हूं मैं पहले। चलिए, अ टेंडेंसी टू अपोज the change in its state of मोशन। इसका मतलब क्या है, देखो भैया, स्टेट ऑफ मोशन कई तरह से हो सकती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट हैव सम वेलोसिटी। अगर कोई रेस्ट में है तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इस तरह से अगर हम इनर्शिया की बात करें, तो इनर्शिया क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी ऑब्जेक्ट में जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज हो रहा है उसे क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अ टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उसे आप मोशन में लाने की कोशिश करो, तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो ये अपोज करने वाली टेंडेंसी आपके क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। ये अपोज करने वाली जो टेंडेंसी है, यही आपके क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, तो रेस्ट में है अगर ये क्या है, रेस्ट में है, और अगर आप इसे मोशन में लाने की कोशिश करोगे तो ये मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या करेगा, विल अपोज द मोशन
मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। और अगर ये रेस्ट वो मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो ये किस में है, ये मोशन में है भैया, ऑलरेडी मोशन में है ये, तो ये किसका अपोज करेगा, विल अपोज द रेस्ट। मतलब अगर आप इसे रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे तो ये अपोज करेगा, ये रेस्ट में आने के अपोज करेगा, ये कहेगा हम नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर रेस्ट में तो ये कहेगा हम मोशन में नहीं आएंगे। तो जो अपोज कर रहा है ना ये मोशन को और ये रेस्ट को, तो यही आपकी टेंडेंसी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इनर्शिया जो रिलेट करता है वो किससे रिलेट करता है, इनर्शिया जो है मास की वजह से, ज्यादा मास होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, कम मास होगा इनर्शिया कम होगा। ये सीधे की सीधे किस बात पे डिपेंड करता है, ये सीधे सीधे डिपेंड करता है मास पे, कि ऑब्जेक्ट के पास मास कितना है, ठीक है। तो मास इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इनर्शिया अगर हम मास देखें तो मास तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मास कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दो पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं दो पॉइंट लिख देता हूँ, एक इधर और एक इधर। इसी से निकल रहा है वो सेंस, सेंस किससे निकल रहा है, इसी से निकल रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो अगर हैवी मास होगा, हैवी मतलब बहुत बड़ा मास, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गई, रॉक हो गई, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, लाइट मास, बॉल हो गई, कोई बग हो गया, बग इन द सेंस कोई बटरफ्लाई हो गई, है ना, और इंसेक्ट्स हो गए जो उड़ते हैं, ये सब लाइट मास हैं, ठीक है। तो हैवी मास होगा तो इनर्शिया क्या होगा, हाई होगा, इनर्शिया क्या होगा, हाई इनर्शिया। मतलब हाई इनर्शिया मतलब ये ज्यादा अपोज करेगा, और जितना ज्यादा अपोज करेगा तो चेंज उतना कम होगा ना भाई, अपोज जितना ज्यादा करेगा चेंज उतना कम होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें लाइट मास है तो इसका इनर्शिया क्या होगा, लो इनर्शिया होगा, इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा इनर्शिया है तो चेंज क्या होगा, लेस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, लेस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई बड़ी सी रॉक आपके तरफ आ रही है तो आप उस पर फोर्स लगाओ, तो उसकी वेलोसिटी में या डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो चाह रहा है कि वो मोशन में रहे। लेकिन अगर छोटी सी बॉल है और उसी वेलोसिटी से आ रही है तो आप हाथ से रोक दोगे तो ज़्यादा चेंज हो गया ना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें हैवी मास है तो हाई इनर्शिया, हाई इनर्शिया तो लेस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। और लाइट मास है मतलब हल्का मास है, मतलब छोटा सा मास है तो लो इनर्शिया, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोर चेंज, मोर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में भी जल्दी से आ जाएगा, और मोशन में तो रेस्ट में भी जल्दी से आ जाएगा। यहाँ पे रेस्ट में है तो मोशन में आने के लिए बहुत टाइम लेगा, ठीक है ना, और मोशन में है तो रेस्ट में आने में बहुत टाइम लेगा। जैसे एक बॉल है, अगर बॉल 110 की स्पीड से 120 की स्पीड से आती है और हम रोक लेते हैं, इसी स्पीड से अगर ट्रेन आ जाए तब क्या आप रोक लोगे, नहीं, आपकी सांसें रुक जाएंगी, ठीक है रुकने के चक्कर में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना हैवी मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी बेहतर ढंग से, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड है। इनर्शिया पढ़ रहे हैं, इससे रिलेट करेंगे बाकी चीज़ों के भी, जितने भी ये सारे टर्म्स पढ़ रहे हैं ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आप सबकी, तभी मज़ा आए पढ़ाई में। चलो अब इनर्शिया के टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है।
देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ही शार्प और ऐसी स्ट्रेट लाइन हो कि नहीं भाई ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है। पूरी फिजिक्स क्या करती है, रिलेट करती है। एवरी सिंगल अपकमिंग टॉपिक रिलेट विथ प्रीवियस टॉपिक, है ना। तो जो भी हमारे आने वाले टॉपिक हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे ही रिलेट करेंगे। सीक्वेंस की बात भी है फिजिक्स, आप रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, पास आउट के बच्चे हो, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ 11th 12th में। बाकी जो इनिशियली होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ना। आज के बच्चे खैर तेज होते हैं, वो कर सकते हैं, कई बच्चे करते भी हैं, बट बहुत कम। तो हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है भैया, देखो हम तीन तरह के इनर्शिया की बात करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनकी डेफिनेशन ज़्यादा नहीं देखनी है, बस जल्दी से बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में आने को अपोज करेगा, तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वहीं जाता जाएगा। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, है ना। तो अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो चाहता है वो उसी डायरेक्शन में जाए भैया, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो इनर्शिया को हम तीन तरह से पढ़ लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया के एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कभी कभी आप बस से उतरते हो, चलती बस से धीरे धीरे चल रही है, ऐसा नहीं 70-80 की स्पीड चल रही है तुम उतर जाओ, धीरे चल रही है, जैसे ही आपका स्टॉप आता है बस धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जैसे ही आप उतरते हैं तो आप बस जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है आप उसी डायरेक्शन में उतरते हैं, क्योंकि अपोजिट उतरेंगे तो आपके दांत टूट जाएंगे। ट्राई, डोंट ट्राई, आई ट्राइड वंस एंड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, तो हमें जब भी उतरना होता है तो हमें क्या बस की डायरेक्शन में ही उतरना होता है। ऐसे ही बस के अंदर आप लिए खड़े हैं, आप तो हीरो हैं, आप बस के अंदर खड़े हैं और बस वाले ड्राइवर ने एकदम से गायर डाला और बस एकदम से भगा दी, तो सारी हीरोगिरी निकल के बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप गिर जाते हैं और लोग हंसते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो पैर हैं वो तो बस के कांटेक्ट में हैं, और बस मूव करेगी तो पैर मूव कर जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर की बॉडी इनर्शिया की वजह से क्या कहेगी, रेस्ट में रहो यार, क्यों मोशन में जा रहे हो, ठीक है। तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी और पैर तो बस के साथ आगे चल दिए, इसलिए आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। लेकिन ड्राइवर अगर ब्रेक लगा दे तब आप आगे की तरफ गिरेंगे, क्यों? क्योंकि बस के साथ पैर तो रुक जाएंगे, बॉडी मोशन में रहेगी तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। ये सारी चीजें इनर्शिया से ही होते हैं, है ना। जैसे जादूगर को देखा होगा, कई बार टेबल पे बहुत सारा सामान रखा होता है और वो चद्दर को एकदम से खींच खींच देता है, सारा सामान वहीं रखा रहता है और नीचे से चद्दर गायब। इनर्शिया का खेल है। किसका खेल है? इनर्शिया का, सब इनर्शिया का खेल है, ठीक। चलिए जी, तो ये था इनर्शिया। अब आते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। किस पे आते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। देखिए जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। न्यूटन जी ने ये चेप दिया है, चेप दिया मतलब छाप दिया है ये वाला लॉ, किससे? गैलीलियो से। सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद न्यूटन जी ने न्यूटन फर्स्ट लॉ दे दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, या फिर इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ
इनर्शिया भी बोल दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो इनर्शिया पढ़ा है बस यही है। एन ऑब्जेक्ट at rest remain at rest, and an object in motion remain in motion until an external force does not apply on it। ये है आपका भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्जी ऑफ रेस्ट की वजह से क्या कहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो इनर्जी ऑफ मोशन की वजह से क्या, मोशन में रहना चाहेगा, है ना। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, इसे ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कह देते हैं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, पढ़ लो एक बार अच्छे से, याद तो बना ही रहेगा, उसमें कुछ है नहीं क्योंकि। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए जी, ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम की बात करते हैं अब, जल्दी से मोमेंटम की और बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ पे आते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन कर पाएं। मोमेंटम, डेफिनेशन एफिशिएंसी कहीं हमें पूछी नहीं जानी है। ठीक है, तो मोमेंटम को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ठीक है, दूसरा हम सीधे डिफाइन कर देते हैं फॉर्मूले के थ्रू कि P इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन मोमेंटम किसके लिए, ये प्रॉपर्टी है मोशन की। किसकी प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा ही होगा, अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं है। जैसे मास किसकी प्रॉपर्टी, इनर्शिया है ना, मास किसे डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया को। ऐसे ही मोमेंटम किसे डिफाइन करता है, मोशन को। किसे डिफाइन करता है, मोशन को। ठीक है, तो डेफिनेशन बता दिए, समझ में आ गई होगी आई होप। ये प्रॉपर्टी ऑफ मोशन है, ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो हम सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। तो आपका क्या कहलाता है, वो मोमेंटम कहलाता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर आपका, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू एम इंटू वी। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन, वही डायरेक्शन होगी p की
जो कि b की होगी, जो डायरेक्शन v वेलोसिटी की होगी बाई मोमेंटम की होगी। ठीक है, चलिए जी अब थोड़ा सा देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, एन भूल गया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा समझने की कोशिश करना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका u वेलोसिटी से जा रहा है और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। इसका मास m ही है, मास में कोई चेंज नहीं है, मास m ही है और ये चेंज होता है आपका t टाइम में, t टाइम में। ठीक है, या फिर डेल टी टाइम में मान लो जी डेल टी टाइम में ये चेंज होता है आपका। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल से। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम अपॉन इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी इनिशियल अगर हम देखें तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, एम इंटू यू, और पी फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें तो एम इंटू वी हो जाएगा। तो चेंज कितना हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू, और एम कॉमन ले लो तो वी माइनस यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। क्लियर, आगे बढ़ें। टाइम डेल टी लगा था, अभी मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिखूंगा, थोड़ा ये ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, देख लो इस पूरे पेज को जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस की बाहर आ जानी है तुम सबके पास, तो बी प्रिपेयर्ड। जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं अच्छे से पढ़ो, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है बड़े ध्यान से पढ़ें सभी लोग। चलिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ आज, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और जिसने पढ़ी है उसे ये स्पीड नहीं लग रही होगी, ये नॉर्मल है ना। नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमें डेल पी इज इक्वल टू क्या मिला था इससे पहले, डेल पी इज इक्वल टू मिला था एम इंटू वी माइनस यू। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इसे एम इंटू डेल वी भी लिखा जा सकता है, एम इंटू डेल वी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में। तो डेल पी डिवाइड बाई डेल टी, इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसे लिखा जा सकता है डेल पी को एम इंटू डेल वी लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई डेल टी। अब देखो एम इंटू डेल वी बाई डेल टी लिख रहे हैं, तो ये तो एक्सिलरेशन होता है जी। भाई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। ठीक है, सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल चेंज को शो करता है, डेल चेंज को शो करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इसे हम एम इंटू ए लिख सकते हैं। कितनी बेहतरीन इक्वेशन निकल के आई है सामने।
ठीक है, समझ में आ गया ये? चलिए जी, आगे बढ़े। देखो न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक, ठीक, चलो देखो, बस यहीं से निकल के आ जाएगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ये हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या लिखा है, एम इंटू ए क्या होता है, एफ के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, एफ के इक्वल हो जाता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो उसका मोमेंटम में चेंज होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। सिंपल सा है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of an object is equal to applied external force on object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या, ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसके बराबर होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या है, यही न्यूटन्स लॉ है। मतलब डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अगर इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दें, डी पी बाई अपॉन डी टी, इसे ही क्या लिख देते हैं, एफ एक्सटर्नल। थोड़ी सी बात यहाँ हम इम्पल्स की भी कर सकते हैं। अब बात चलिए तो थोड़ा सा बता देता हूँ इम्पल्स क्या है आपकी। ठीक है, टाइम तो है नहीं अपने पास, है, थोड़ा इम्पल्स और देख लो। ठीक है, बाकी न्यूटन सेकंड लॉ पे नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा पढ़ लेना, आज जाके ढंग से रिवीजन कर लेना। इम्पल्स, when a force applied on an object for a very small
interval of time, very small interval of time, then the product of force and time is known as impulse. ठीक है, जैसे कि दिल की धड़कनें चलती ना, धक 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 धक, तो हार्ट क्या करता है, एक पॉइंट बहुत थोड़े से टाइम में सीधा फोर्स लगा देता है, इसी तो उसे पल्स बोलते हैं। इम्पल्स उठती है कि नहीं होती है, उसमें मूवियों में देखा नहीं, वो बगल में रख देते हैं और ऐसे लाइनें चलती रहती हैं, तो हार्ट बीट ही तो मेजर करते हैं, बोलते हैं इम्पल्स चल रही है ना। तो इधर पे अगर हम देखें, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम बेसिकली क्या बोला है हमने, देखो dp अपॉन dt f होता है, ये छोटा सा टाइम है आपका, तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू dt, यही आपका इम्पल्स है। मतलब बहुत थोड़े से टाइम में जो मोमेंटम में चेंज है वही आपका क्या है, इम्पल्स है। या फिर फोर्स लगा है तो जो फोर्स इतने टाइम के लिए लगा है उन दोनों का प्रोडक्ट इम्पल्स है। याद रखना इस चीज को अच्छे से। बाकी आगे कोई भी टॉपिक अब नहीं पढ़ेंगे हम, जल्दी से आप लोग डाउट देख लें अपने, जिसका जो भी डाउट हो, जल्दी क्यों, आराम से देखो, सारे टॉपिक देख लो आज जो पढ़ाए हैं वो, और डाउट देख लो। पता नहीं चला आज 1.5 घंटा कैसे निकल गया तुरंत।